नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। शुरू करते खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर के बड़ा फैसला जल्द हो सकता है। सूची में 2.5 दर्जन से अधिक नेताओं के नाम शामिल होंगे और एक हफ्ते के भीतर सूची जारी होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एमपी बीजेपी में संगठन मंत्री के पद पर इस बार संघ से जुड़े बाहरी नए चेहरों को जिम्मेदारी दिए जाने की तैयारी है। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं और मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर मानी जा रही है। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर ये बड़ी खबर है। बदलाव हो सकते हैं। सूची में 2.5 दर्जन से अधिक नेताओं के नाम होंगे और एक हफ्ते के भीतर ये सूची जारी हो सकती है। एमपी बीजेपी संगठन में बदलाव के संकेत है। संगठन मंत्री के पद पर बाहरी नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। संघ से जुड़े बाहरी नए चेहरे भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। निगम मंडल आयोग के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर उदार मन के साथ फैसला लेने जा रहा है। हमारी जानकारी ये बोलती है कि तकरीबन 2.5 दर्जन से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को निगम मंडल आयोग में नियुक्त करने के संदर्भ में अंतिम फैसला लिया जा रहा है और अगले हफ्ते में इसके संदर्भ में सूची सार्वजनिक हो जाएगी। मतलब आगामी 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच वो सूची सार्वजनिक हो जाएगी और वो नियुक्तियां हो जाएगी कि मध्य प्रदेश भाजपा में जो संगठन मंत्री के तौर पर अब व्यक्ति लाया जाएगा वो प्रदेश संघ से जुड़ा हुआ नहीं होगा। मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सक्रियता के स्थान पर किसी अन्य प्रांत से लाने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। संघ के साथ इस संदर्भ में संवाद चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में संगठन मंत्री के तौर पर एक नए व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाए जो नए सिरे से संगठन की मजबूती के काम में अपने आप को झोंके, जिसके पास भाजपा को जानने समझने का भी अनुभव हो और संघ की पृष्ठभूमि होना तो अनिवार्यता है ही। तो कुल मिलाकर ये एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के साथ में नए संगठन मंत्री का फैसला भी लिए जाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। जशपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों से संवाद किया। तो इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी समस्या, मांगे एवं सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री श्री साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हर एक व्यक्ति की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता से संवाद किया जाता है और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। इधर बिलासपुर के सेम्स स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव ने शिरकत की। तो शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को मिली अंतरिम जमानत पर डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर शराब घोटाला हुआ था। इसकी जड़ें कहां तक जाती है, कौन कौन बड़े लोग इसमें शामिल हैं, आने वाले समय में उजागर होगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि आदिवासी समाज के बेटे को मोहरा बनाकर घोटाला किया गया। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी 2 दिन और बढ़ने पर कहा कि सीएम साय की सरकार किसानों की तरक्की और उपलब्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उनका भी आभार व्यक्त। देखिए, शराब घोटाला क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके हुआ था और कहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सबने देखा है और उसकी जड़ें कहां तक जाती है, कौन कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और एक आदिवासी समाज के बेटे को इसमें
मोहरा बनाने का काम करके ये बड़ा घोटाला हुआ, और घोटाले में जो लोग हैं आने वाले समय में ये सब उजागर होगा। इधर बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सरकार की नियत नलनार योजना और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर के एक डीवीसीएम सहित कुल 12 सशस्त्र नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब इनमें 8 महिला और 4 पुरुष नक्सली भी शामिल हैं। इन सभी नक्सलियों पर 54 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों ने एक AK-47 और 2 SLR राइफल पुलिस को सौंपी है। पुलिस अधिकारियों की माने तो सरेंडर करने वाले सभी 12 नक्सली फायरिंग, IED ब्लास्ट, ऑक्सीजन समेत कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं। योजना के तहत आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की नगद सहायता राशि दी गई। बीजापुर में 12 माओवादी कैडर्स आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। शासन की पॉलिसी के तहत उनका सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जाएगी ताकि वो एक सामान्य और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। इस पे भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है जो नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। धमतरी जिले के मगरलोड क्षेत्र के कपाल फोड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। तो यहाँ के लोग पक्के मकानों के ऊपर नई मंजिल बनाकर आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि नियमों में इसकी इजाजत नहीं है। ये सारा खेल जनपद और ग्राम पंचायत की मिलीभगत से चल रहा है। बता दें कि कुछ हितग्राही पुराने मकान की मरम्मत कर फोटो अपलोड कर शासन को चूना लगा रहे हैं। और हैरत की बात यह है कि इस मामले में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौन हैं। जनपद पंचायत सीईओ दिव्या ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में छत पर बनाने का कोई नियम नहीं है। अगर छत में पीएम आवास योजना के तहत मकान बने हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास में जो मकान जो है ग्राउंड से बढ़ाना है, छत के ऊपर बनाने का नहीं है नियम इसमें। अगर मेरे संज्ञान में मिलता है तो हम उसमें बोर्ड लगवा। दुर्ग जिले में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले में PWD के एक रिटायर्ड कर्मचारी को गिरफ्तार भी किया गया है। अब तक कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। तो फरार आरोपियों में हाई प्रोफाइल लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये मामला महिला थाना क्षेत्र का है। नाबालिग के साथ पहली बार 14 साल की उम्र में रेप हुआ था। इसके बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण किया। तो 6 आरोपियों ने 8 साल तक लगातार संबंध बनाए, लेकिन पीड़िता की नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता 30 जनवरी को अपनी मां के साथ महिला थाना दुर्ग पहुंची थी। उसने लिखित आवेदन देकर के अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 के बीच 6 लोगों ने अलग अलग समय पर उसके साथ रेप और गैंगरेप किया गया ये बताया। आरोपियों ने पहले नौकरी दिलाने का झांसा दिया और फिर लगातार शोषण करते रहे। नाबालिग पीड़िता और उसकी मां के द्वारा जो रिपोर्ट लिखवाया गया था, जिसमें उनके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला समझ में आया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करते हुए 3 आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 3 आरोपी जो फरार है उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई है, जिसमें SSU और महिला थाने के जो अधिकारी कर्मचारी उसको सम्मिलित किया गया है। इसमें 2 एडिशनल एसपी के अधिकारी भी सम्मिलित किया गया है। इधर बीना नगर पालिका ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। सर्वे में 69 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। ये मुख्य रूप से उपजाऊ कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की गई। तो नगर पालिका ने कॉलोनाइजर्स को नोटिस जारी कर 15 जनवरी तक 5 बिंदुओं पर दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 50% से कॉलोनाइजर्स ने जवाब तो दिया, लेकिन वैध अनुमति वाले दस्तावेज नहीं जमा किए। अब नगर पालिका ने करीब 20 कॉलोनाइजरों को
सूची उनकी तैयार की है जिनके खिलाफ जल्द FIR दर्ज की जा सकती है। नगरपालिका बुलडोजर एक्शन की तैयारी में भी है। बता दें कि इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, नाली नहीं मिल पाती है और आम लोगों को धोखा देकर के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। धमतरी के सिहावा नगरी वनांचल क्षेत्र के छिपलीपारा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों की नजर खेतों में घूमते तेंदुए पर पड़ी। तो शावक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सतर्कता के साथ तेंदुए के शावक को कब्जे में लिया है। वन विभाग ने आशंका जताई है कि तेंदुआ किसी जल स्रोत के पास से भटक करके गांव की ओर आ गया होगा। और वहीं प्राथमिक उपचार के बाद शावक को नया रायपुर स्थित जंगल सफारी में भेज दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, तेंदुए का शावक है जो खेतों में घूमता हुआ नजर आया और भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। बड़ी सावधानी के साथ इसे पकड़ा गया और जंगल सफारी में फिलहाल भेज दिया गया है। चलिए बात करते ग्वालियर की, जहां पर आवारा कुत्तों का खतरा जानलेवा साबित हो रहा है। रेबीज से ग्वालियर अंचल में पहली मौत दर्ज की गई है। तो शहर की 48 वर्षीय महिला किरण की न्यू जया आरोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला को आवारा कुत्ते ने काटा था, लेकिन एंटी रेबीज के सभी इंजेक्शन समय पर नहीं लग पाए, जिससे उन्हें रेबीज हो गया। और जिले में एक साल में करीब 1 लाख लोगों को डॉग बाइट के इंजेक्शन लगाए गए हैं, जिनमें मुरार क्षेत्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए GR मेडिकल कॉलेज ने देश का पहला रेबी प्रो ऐप शुरू किया है, जिससे मरीजों को समय पर इंजेक्शन की जानकारी मिल सकेगी। कबीरधाम जिले में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से भटक करके 3 भालुओं का दल जैतपुरी और रामचुआ गांव में देखा गया। भालुओं की मौजूदगी की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और लोग अपने अपने घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। देर रात भालू गांव से लगे खेतों और बस्तियों के आसपास घूमते नजर आए। तो कुछ ग्रामीणों ने मोबाइल की रोशनी में भालुओं को देखा है, जिसके बाद तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। आपको बता दें कि ये क्षेत्र भोरमदेव अभयारण्य से लगा हुआ है, जहां से अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही होती रहती है। तो प्रशासन ने ग्रामीणों से घरों में सुरक्षित रहने, अकेले खेत या जंगल की ओर न जाने की अपील की है। विश्व कैंसर दिवस पर सामने आए कुछ आंकड़ों ने भोपाल वासियों को दहला दिया है। तो राजधानी में कैंसर का खतरा अन्य जगहों की तुलना में ज्यादा है। यह खौफनाक रोग भोपाल के गैस पीड़ितों को लील रहा है। एक सर्वे में इन आंकड़ों का खुलासा हुआ है। संभावना टेस्ट ट्रस्ट क्लिनिक ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भोपाल में गैस पीड़ितों में कैंसर का खतरा 13 गुना ज्यादा है। इनमें खासतौर पर फेफड़े और गले के कैंसर के केस सबसे ज्यादा है, यानी गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी पीड़ितों के जख्म भरे नहीं हैं और गंभीर बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरा नाम राधेलाल नापित है और मैं संभावना ट्रस्ट क्लिनिक में स्वास्थ्य सर्वेक्षक के पद पर कार्य करता हूं। ये हमारे साथी हैं, ये फरहत जहां हैं, ये संतोष क्षत्रिय हैं और ये चंद्रशेखर साहू जी हैं। हम सब बस्तियों में जाकर के, गैस पीड़ित बस्तियों में जाकर के गैस पीड़ितों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का काम करते हैं। उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव हो रहा है उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं घर घर जा कर के। अभी आज विश्व कैंसर दिवस है, उसके उपलक्ष्य में संभावना ट्रस्ट क्लिनिक की तरफ से हम कैंसर संबंधी आंकड़े एकत्रित किए हैं। उसको आज हम जानकारी के इसके माध्यम से जानकारी बता रहे हैं कि हमने
एक आबादी ली है अपीड़ित और एक आबादी ली है गैस पीड़ित। गैस पीड़ित की जो आबादी है वो है हमारी 21,276 और जो तो आधा दिन पूरी खबर में आज फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।